Welcome to the class of English essay, and in today's class, we are going to talk about outline making skills. What is an outline? Why do we need an outline in first place? What are various components of making outline? What are various steps involved in the making of an outline? What should be the structure and what should not be the structure of our outline? Should it be written in phrase form, sentence form, question form, or in what form? Is it necessary that the examples must be part of our outline, or our outline must just be the reflection of the arguments we propose in our overall topic? What are various aspects that must be included in our outline? These all of these questions will be discussed in 5 day long series of outline making skills. Let's go. आउटलाइन मेकिंग स्किल से पहले आप एक बुनियादी क्वेश्चन को जहन में रखें कि 9 बजे जब आप एग्ज़ाम रूम में एंटर होते हैं तब आपको किन चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। आप ऑब्वियसली एट 45 पहले से 15 मिनट हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पहले चले जाते हैं और उन 15 मिनट में हमने जाहिर सी बात है वहाँ पे कॉफ़ी मिल जाती है या बाहर हम लोगों के साथ कैंडिडेट्स के साथ खड़े होते हैं और गुफ्तगू सुन रहे होते हैं। आपने एग्जाम रूम में जाने से पहले जो पहली चीज इंश्योर करनी है ना वो ये है कि डू नॉट एंटर एग्जामिनेशन हॉल विद अ प्री कंसीव्ड नोशन। आप कभी भी इस ख्याल से ना इम्तिहान में जाइएगा कि जो आपने पढ़ा है वही इम्तिहान में आएगा या जिन टॉपिक्स के ऊपर आपने प्रैक्टिस की है वही आपके पेपर में आ जाएंगे या जो दीगर लोग आपसे बातें कर रहे हैं वही बातें एक्चुअल एग्जाम का हिस्सा होंगी। मिसाल है मुमकिन है कि आप अभी एग्जाम रूम में एंटर नहीं हुए तो बाहर बातें चल रही हैं कि वेल इस साल वाटर क्राइसिस के ऊपर ऐसे आ जाएगा, इस साल कोरोना वायरस के ऊपर ऐसे आ जाएगा। अब हमने एक ज़हन बनाया होता है ना पहले ही कि भाई पर्टिकुलर चीज़ पेपर में आएगी और वो इसलिए आएगी क्योंकि मैंने तैयार की है। जब आप ये माइंडसेट लेके एग्ज़ाम में जाते हैं ना, तब आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक पहला नुकसान ये होता है कि आप फिर विद इन पेपर जो इम्प्रोवाइजेशन है उसके ऊपर बहुत ही कम फोकस करते हैं। मतलब आप ये बिल्कुल ख्याल नहीं करते, ये बिल्कुल इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते कि भाई ये द टॉपिक दैट यू नीड टू डीकंस्ट्रक्ट विद इन एग्जाम रूम शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन एग्जाम रूम। मतलब आपकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है दैट नीड्स टू बी मोल्डेड गिवन सर्कमस्टांसेस ऑफ द एग्जाम रूम। लेकिन अगर आपने पहले ही ये आइडिया रखा होता है ना कि साल डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे आएगा तो फिर आप उन्हीं आइडियाज में गुम होते हैं जो कि आपने पहले थोड़े बहुत याद कर लिए होते हैं या रट लिए होते हैं। सेकंड आपको नुकसान ये होता है कि इन केस एक ऐसा टॉपिक आ जाता है जो कि आपने तैयार नहीं किया तो आप फिर घबरा जाते हैं कि पता नहीं इस टॉपिक में कोई ऐसी चीज पूछी गई है जो कि मैं नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि आप एग्जाम रूम में अभी एंटर नहीं हुए और आपने बाहर ये सोच लिया है कि द पावर इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस ये ऐसे आएगा। अंदर आप गए तो सोशल मीडिया तो दूर की बात, मीडिया के ऊपर भी कोई ऐसा नहीं था। अब ऐसी सूरत हाल में ये प्री कंसीव्ड नोशन जो है वो आपको पहले ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर लेता है और आप फिर जो नए टॉपिक्स हैं इनके ऊपर बोल्ड मैनर में लिखने की जो काबिलियत है वो नहीं रख पाते। So my humble advice to you individuals would be do not enter examination room with a preconceived notion that some such and such thing will definitely become part of our essay exam and such thing will not be part of this particular exam. You should hope for the best and you should prepare for the worst. आप ये जहन में रखें कि कोई ऐसा टॉपिक आ जाएगा जो कि वर्चुअली आपको लगेगा कि यार आपको नहीं आ रहा, बट यू नो फॉर द फैक्ट के फॉर यू द डाइज द कॉस्ट। आपने जो है वो लड़के वहां पे लड़ना है, वहां पे लड़ के फिर ही वापस आना है, ना कि ऐसा करना है कि आपने एग्जाम रूम में जाते ही गिव अप कर लेना है। अब अगला स्टेप होता है जब आपको 9 बजे एग्जाम रूम में टॉपिक्स मतलब क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो जाहिर सी बात है अगला जो पहला काम होना होता है वो ये होता है कि आपने टॉपिक की सिलेक्शन करनी होती है। सो द सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक एंड हाउ टू सिलेक्ट दैट टॉपिक बिकम्स द फर्स्ट एवर क्वेश्चन दैट वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट। और वो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक क्या है, कैसे करनी चाहिए, उसके लिए आप एक क्राइटेरिया एक जहन में रख लें।
हमारे अक्सर एस्पायरेंट्स ऐसे हैं, इतनी जल्दबाजी कर लेते हैं कि टॉपिक्स की मुकम्मल फ्रेजिंग पढ़ते तक नहीं है, और जब वो मुकम्मल तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते ही नहीं है और एक रश में चीज़ों को कर लेते हैं, तो उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ ऐसे ख़राब हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप टॉपिक्स पढ़े ही ना, अचानक आपने देखा टॉपिक लिखा लिखा हुआ है आर्ट्स फॉर पीस, तो आप फिर इसके ऊपर यही लिखेंगे व्हाट आर डिफरेंट आर्ट्स फॉर पीस। अब वो आर्ट्स है एक कि भाई ये जो लिबरल आर्ट्स हैं या जो पेंटिंग्स हैं या ये जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं। दूसरा आर्ट्स ये कि जो मुख्तलिफ फ़नून हैं, तरीक़ेकार हैं। मतलब 2019 में ये टॉपिक आ गया एंड मेजॉरिटी फेल्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और मेजॉरिटी के फेल्योर की सबसे बड़ी वजह यही थी कि उन्होंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया था, वो बगैर कहीं सही रीडिंग करके दिया था। मिसाल के तौर पर 2020 में एक टॉपिक था पोलराइज पॉलिटिक्स इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब मेजॉरिटी ने टॉपिक तैयार किया हुआ है कौन सा, डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स। अब उन्होंने विदाउट लुकिंग इनटू व्हाट इज पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन फर्स्ट प्लेस उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। So this is the mockery that many of the aspirants make within exam room, and this is byproduct of one simple mistake, that is that they do not even dare to read every topic thoroughly. I would recommend you to give your 5 minutes to just single this particular thought that you need to read every topic in a thorough manner. क्या आप पहले सब टॉपिक्स को पढ़ तो लें, कोई जल्दबाजी नहीं। काफी लोग शुरू कर लेते हैं उस टाइम लिखना, और फिर हम लोग मतलब जो दीगर लोग होते हैं वो फिर अंडर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करते हैं। नो, डोंट डू नॉट एवर फील दैट। हर किसी का अपना एक तरीकेकार है। लेट अदर्स डू देयर जॉब एंड यू शुड डू योर ओन। तो आपने पहले तो सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। सेकंड, आपने देखना है कि यार पढ़ तो लिया आपने टॉपिक, पढ़ने के साथ आपने अंडरलाइन करनी है एक चीज कि जो टॉपिक है उसमें आपसे पूछी कौन सी बात कही है और कितनी बात पूछी गई है, और आपने उसके ऊपर उतना वेटेज देना है। मसलन आपको एक टॉपिक दिया गया है द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। अब यहाँ पे तो चलें बात हमें समझ आती है, बात बड़ी सिंपल है। इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया में आपने जैसे 40% के लिखने हैं चैलेंजेस और 40% के आपने लिखने हैं अपॉर्चुनिटीज, और फिर 10 आपने लिखने हैं सोल्यूशंस, 10 आपके हो जाएंगे इंट्रो और कंक्लूजन के और इंक्लूडिंग आउटलाइन के। तो आपने इस तरह की एलोकेशन कर ली। अब फॉर एग्जांपल आपके पास टॉपिक है कि लेट्स से IMF programs, the recipe for disaster are helpful for the nations। अब आपको पता है कि आपसे कौन सी बात पूछी गई है और आपने किस बात को किस तरीके से आंसर करना है। अब कुछ टॉपिक्स होते हैं हमारे पास जिनमें बर्डन ऑफ प्रूफ थोड़ा सा मुश्किल होता है ढूंढना। जैसे टॉपिक है हमारे पास डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। अब ये जो टॉपिक आया तो अक्सरियत ने ये जो टॉपिक था इसके ऊपर पता है क्या लिखा, what is terrorism, what is historical background of terrorism, what are various causes of terrorism, its implications and way forward। हालांकि बात ये नहीं पूछी गई कि टेररिज्म के आइडिया को आप एक डिटेल मैनर में डिस्कस करें। बात ये पूछी गई है कि भाई डू यू रियली बिलीव दैट द डायलॉग एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कैन eradicate the threat of terrorism। अब अगला ये आपको समझ आ रहा है ना कि why I'm focusing on this particular area, we must understand the main burden of proof कि भाई हमसे बात क्या पूछी गई। अच्छा, हमसे बात ये पूछी गई है कि डायलॉग किस तरीके से टेररिज्म को कॉम्बैट कर सकता है, और ये जो पीसफुल सोल्यूशन हमें नजर आ रहा है ये वाकई इफेक्टिव भी है या इफेक्टिव अपने आप में नहीं है। तो जब तक आप फिर ये अंडरलाइन नहीं करेंगे ना कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एसे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके एसे में नंबर आते हैं 11, 15, 8 नंबर, 7 नंबर। हालांकि आप उनकी फेसबुक पे या दीगर जो जिंदगी है उसमें रिटन एक्सप्रेशन देखें तो आप तो हैरान हो जाएंगे। जब वो बोलते होंगे तो हवाएं ही रुक जाती होंगी कि पता नहीं किस तरह की कोई हैवी किस्म का आर्गुमेंट दे रहा है। जब वो एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो चलने वाले रुक जाते होंगे कि वाह क्या खूबसूरत अल्फाज में नौजवान ने बात की है। बट इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो आप देखेंगे उनके ऐसे में कोई 100 में से 7 नंबर होते हैं, 11 नंबर हो जाते हैं। दिस इज प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ दिस सेकंड मिस्टेक दैट दे मेक, that they do not understand what has been asked in the exam, they just simply answer what already mind they have made। उन्होंने जो बस जहन बना लिया है बस उसी में जो है वो बात करते जाते हैं without actually looking into the circumstances and the circumstances in a detailed manner।
तो आपने करना ये कि पहले समझ लेना है कि व्हाट इज द मेन बर्डन ऑफ प्रूफ, फिर आपने करना है कि वो टॉपिक सेलेक्ट कर लें जिसमें जो की टर्म इस्तेमाल हुआ है वो आपको आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टॉपिक है कॉलोनियल मेंटालिटी इंपीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। अब आप अगर ये टॉपिक चूज कर रहे हैं तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि यू गाइस आर नोइंग द डेफिनेशन ऑफ द कॉलोनियल मेंटालिटी एंड यू नो फॉर द फैक्ट दैट व्हाट दिस आइडिया इज ऑल अबाउट, बिकॉज दिस होल टॉपिक revolves around this particular terminology. Then we have a topic informal economy, the way forward. We have topics like our modern wars, not only wars, polarized politics, issues and challenges of democracy in Pakistan, Islamophobia is a threat to the pluralism. We have multiple topics and that have also been given in past papers in the essay paper of competitive exams at both provincial and federal level, where there are many topics that involve a particular terminology. Let's say PCS की अगर हम बात कर लें, PMS की, तो there was a term के demilitarization is a key to global peace and cooperation. Come on, अगर हमें demilitarization का ही नहीं पता होगा, with what moral legitimacy and in what particular manner we are going to deconstruct this topic. So my humble advice to you young aspirants would be that there is a third thing that you need to take into account, and that is you must underline the key term that has been asked in the topic and prefer कि जिस टर्म की आपको मीनिंग आ रही है आपने वही जो टॉपिक है वो जो है वो सिलेक्ट करना है, आपने कोई और जो टॉपिक है वो सिलेक्ट नहीं करना। मसलन अगर आपने वैसे इकोनॉमी पढ़ी हुई है और आपको इनफॉर्मल इकोनॉमी की एबीसी तक पता नहीं है तो डेफिनेटली आप जो भी उसके ऊपर लिखेंगे वो बिल्कुल ही फजूल ही होगा। और वो 3 घंटों के एक्सरसाइजेस आपको खुद भी एक सेल्फ डिफीटिंग एक्सरसाइज लगेगी कि यार हम क्या लिख रहे हैं और उसकी क्या रेलेवेंस है। एंड दिस इज समथिंग यू ओनली रियलाइज वंस यू कम आउट ऑफ द एग्जाम। और इसके लिए फिर कहा जाता है इंग्लिश में, इट इज टू इजी टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट, कि जब काम हो गया उसके बाद पता चला ओ हो ये क्या हो गया यार, हमने तो कोई डिफरेंट चीज लिखनी थी, हमने पता नहीं क्या डिफरेंट चीज लिख ली है। और इसलिए भी आपको मैं बता रहा हूँ कि there are smaller mistakes, there are very little mistakes जो कि आपके ऐसे को खराब कर लेती है, जो कि इतना मुश्किल भी नहीं है। फोर्थ थिंग, चलिए वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपको क्लियर है। आर यू क्लियर अबाउट द कॉन्टेक्स्ट? आपको ये बात पता है कि जो आपसे पर्टिकुलर टर्म पूछा गया है या पर्टिकुलर सेंटेंस जो आपको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ये डिबेट किस तनाजुर में हो रही है? मसलन वी हैव अ टॉपिक, क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। क्या हमें मालूम है कि वर्ड फॉर वर्ड तो चले इसकी मीनिंग यही है कि जो हमारे क्लासेस हैं उनसे पता चलता है कि कौम का मुस्तकबिल क्या होगा। इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये कि एजुकेशन बेसिकली डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। एजुकेशन इज बेसिकली what Nelson Mandela said, passport to the future. Yeah, जैसे an American president said that the philosophy of education in one generation becomes the philosophy of nation in next generation. So we need to be clear about the context, and this particular problem is faced by many individuals when there is debate regarding proverbial topics. For example, we have topics, if life throws you lemons, make lemonades. Can meaning be fixed? या फिर हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग। आर वी क्लियर अबाउट द कॉन्टेक्स्ट? These are the simple steps that are involved in the selection of the topic of essay. Next is 1.5 and that is very much important कि एग्जाम में हमें अक्सर ये टेंडेंसी होती है, हमें मतलब बाहर से जो CSPs हैं या जो मेंटोर्स हैं या गाइड करने वाले या अपनी एक हिस्सा होती है, वो थोड़ा सा ये बता रहे होती है कि अच्छा ज़्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो टॉपिक चूज कर लेते हैं जो कि अक्सरियत ने अटैम्प्ट किया होता है, लिहाजा हमें वो अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। कम ऑन, this is a gross mistake that you are going to make. No, this has not been the reason for the failure. There have been different reasons for the failure in essay exam. आपने टॉपिक की सिलेक्शन में ये नहीं सोचना कि और लोग कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने ये सोचना है कि क्या जो टॉपिक आपने अभी सिलेक्ट किया है आपकी एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है या आपके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। अगर वो आपके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है तो आप छोड़ दें कि 10,000 में से बेशक 9,999 लोग ही क्यों नहीं वो टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट योर जॉब, इट इज
not your job. Your job is simply to basically focus on what is your strength, what you know the best. For example, we have three topics: A, democracy, hopes and hurdles; B, the emerging power of social media, challenges and way forward; and C, CPEC is a game changer. And we know for the fact that we have a requisite command factually, descriptively, and analytically on CPEC. We don't know about what is emerging power of social media. We cannot quantify it, and we cannot write a qualitative essay on that particular topic within exam room. So your job should now be कि भाई आप वो टॉपिक चूज करें कि जो कि आपको आ रहा है, और अगर आपको वो सीपैक ही आ रहा है तो इट इज वेरी मच फाइन एंड इट इज परफेक्टली फाइन दैट यू मस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नेक्स्ट इज कि अच्छा ये हो सकता है कि अगर आपके पास 3-4 टॉपिक्स हैं और वो सारे आपको इक्वली जबरदस्त आ रहे हैं. और ऐसे के पेपर में मैं आपको बता दूं कि चॉइस इज अ ब्लेसिंग. कहाँ होते हैं यार लोगों को ये चॉइसेस के आपको 3-3 टॉपिक्स आपको आ रहे होते हैं. नो, दैट इज वेरी रेयर. ये 2018 में हुआ था. उसके बाद कभी कभार होता है इस तरह के मौके आते हैं. देखे ना 2018 में ये सीन था कि पहला टॉपिक आ गया कि सीपेक इज अ गेम चेंजर. मिसाल सेकंड टॉपिक आया ग्लोबल वार्मिंग. तीसरा टॉपिक आया इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस. अगला टॉपिक आया डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, या कोई डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स आया. एग्जैक्टली, डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स. एक और फिर टॉपिक इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड करप्शन इट इज इंपरेटिव नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज. अब देखें, आपको 10 में से 6 टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं. अब ये 7वां टॉपिक आपको नहीं भी आ रहा तो इट इज वेरी मच फाइन, क्योंकि आपने तो एक ही टॉपिक अटेम्प्ट करना है ना. हाँ, अब यहाँ पे आपने एक बड़ी बात गौर से सुन लेनी है कि अगर आपको लगे कि आपको 3 से 4 टॉपिक्स आ रहे हैं या 2 से 3 टॉपिक्स आ रहे हैं, अब उन 2-3 या उन 3-4 टॉपिक्स में आप इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, इक्वली आप बड़ा अच्छा लिख सकते हैं, तब आप वो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि कम लोग अटेम्प्ट करें. अब ये कैसे पता चलता है? आपको एग्जाम में पता चल जाता है. जो बिल्कुल आसान एजुकेशन, डेमोक्रेसी, इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, सारा रश वहां पे होता है, क्योंकि लोगों ने पढ़ी ये चीज होती है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. दे डू नॉट हैव एनी विजन beyond these walls of this particular code. So आपने इस सूरत हाल में 1.5 और 1.6 में आई वॉन्ट यू गाइस टू मार्क अ डिस्टिंक्शन कि 1.5 में मैं ये कहना चाहता हूं कि prioritize the area that you find is your strength, but at the same time I'm telling you people कि you should be opting a topic that is attempted by minority. In case you have a choice in essay paper, in case you believe that each and every topic, 2 or 3 topics are basically known by you in an equal manner, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में फिर आप ये जो चीज है वो कर लें. तो ये 3 टॉपिक्स है. आई बिन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम थ्राइस, और आई बिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह been one such lucky individual who has a hat trick in English essay. In fact, मैंने 2018 में ये पहला टॉपिक अटेम्प्ट किया, 2019 CSS में दूसरा टॉपिक, 2018 के PMS में ये टॉपिक, डिमिलिटराइजेशन इज अ की टू ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन. अब फिर इसको हम थोड़ा सा समराइज कर लें कि सीएसएस पेपर में अगर आपको ये सिनेरियो पूरा फॉलो करना हो तो क्या होगा. 9 बजे आपने ये काम शुरू कर लेना है. जैसे ही आपको पेपर मिल जाए सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लेने हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ अंडरलाइन कर लेना है, टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग को समझ लेना है. उसके बाद आपने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना है. नेक्स्ट इज कि आपने देखना है कि यार ये जो टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या ये टॉपिक आपके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है भी या नहीं है. कभी कभार कोई टॉपिक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता, तो फिर आपने प्रायोरिटाइज फिर भी करना होता है कि फिर नियर अबाउट एरिया ऑफ स्ट्रेंथ कौन सा टॉपिक है. इन केस आपको लग रहा है कि नहीं, देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स विच आर योर एरियाज ऑफ योर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ. अब ऐसी सूरत हाल में योर जॉब इज टू ऑप्ट अ टॉपिक. आपका जो काम है वो यही है कि आप ऐसा टॉपिक अटेम्प्ट कर लें जो कि कम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट वुड बेनिफिट यू.
और ये काम आपने कुल करना है 5 से 7 मिनट में। और ये है पहला स्टेप, आपने सिलेक्शन कर ली नहीं है टॉपिक की। 9 बजे आपने ये काम शुरू कर लिया, 9:07 पे आपने ये काम खत्म कर लिया। अगला काम होता है स्टेप नंबर 2, यहाँ से शुरू कि आपने जो टॉपिक चूज किया है उसके ऊपर डायरेक्शन या स्टांस आपका क्या होना चाहिए, जिसे हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास टॉपिक है आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स। अब इसके ऊपर हमारा जो स्टांस है वो क्या होना चाहिए? अब इसके ऊपर जो हमारा स्टांस है वो डेफिनेटली ये होना चाहिए कि मॉडर्न वॉर्स आर नॉट होली वॉर्स, या ये होना चाहिए कि इट इज़ ट्रू दैट मॉडर्न वॉर्स आर होली वॉर्स। ठीक है, तो हमें कौन सा स्टांस लेना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए, और थीसिस स्टेटमेंट टॉपिक जहन में रफ किस्म का जो है वो स्केच कर लें। और आप फिर उसके लिए जो एग्जाम में आपको आखिरी पेज, मतलब कॉपी का जो आखिरी पेज है, आंसर शीट का जो आखिरी पेज है, वहां पे जाके आपने पहला ये काम करना है कि यू शुड बी क्लियर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ योर टॉपिक। मसलन हमारे पास टॉपिक है colonial mentality impeding Pakistan's progress. We should be clear as to which side we are choosing and why. Because in many topics we can choose the unpopular side of the debate. इसमें आप खामखा ये साइड चूज कर लें कि no, colonial mentality is not impeding Pakistan's progress. This is going to be an unpopular side. ज्यादातर जो टॉपिक्स आपको इस तरह के होते हैं, you just necessarily need to agree, but at the same time write a counter perspective that I will let you know how to write. तो थीसिस स्टेटमेंट है वो भी इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे कि हाउ टू राइट अ थीसिस स्टेटमेंट और किस तरीके से आपने स्टांस डेवलप करना होता है। अच्छा, इश्यू बेस्ड टॉपिक्स हो या वन वर्ड टॉपिक्स हो, पॉवर्टी है, टेररिज्म इन पाकिस्तान, इसके ऊपर एज सच स्टांस डेवलप नहीं होता, बट देन यू कैन मेक अ थीसिस स्टेटमेंट। But we have topics like choice based category, global warming, myth or reality, feminism, yeah, gender equality, myth or reality. ठीक है, तो we definitely need to develop a stance. यहाँ पर we have argumentative essays या topics जैसे demilitarization is a key to global peace and cooperation, or modern wars, not only wars, is colonial mentality impeding Pakistan's progress. Well, then all these topics, we definitely need to develop a stance, we definitely need to develop a direction. Then there is a step number 3, okay, you need to make variables and aspects in setting that very direction. और aspects के लिए आपने अपने आप से ये 5 सवाल पूछने हैं और एक H वाला, 5 W's and 1 H. What, when, where, which, why, and how. For example, terrorism. What is terrorism? Why is there terrorism? What are implications of terrorism? How to counter terrorism. Then the next is के brainstorm sub aspects. सब aspects मतलब आप आखिरी पेज पे चले गए हैं और आपने थीसिस टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, वो लिख लिया है, आपने थीसिस डेवलप कर लिया है, रफ किस्म का है वो, अभी फेयर होना है, अभी उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऑस्पेक्ट सोच लेने हैं, वो ब्रेनस्टॉर्म कर लिए जब, तो आपने अब सब ऑस्पेक्ट सोच लेने हैं। मसलन आपने टॉपिक चूज किया टेररिज्म, आपने ऑस्पेक्ट्स लिखे कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन, अब आप सब ऑस्पेक्ट्स लिखेंगे। अब उसके लिए टिप ध्यान में रखें, कभी कभार हमें सब ऑस्पेक्ट्स लिखने में कुछ भी नहीं समझ आता कि कहाँ से शुरू करें, कौन सी पहली बात हमें लिखनी चाहिए। अब इस वजह से काफी लोग बहुत टाइम लेके जाते हैं पर कुछ भी नहीं लिख पाते। पहली चीज आप यह ध्यान में रख लें कि write anything and everything that comes into your mind without actually looking into the simple distinction कि it is important, unimportant or semi important. No, it comes into your mind, just write it down. It is going to be decided later whether it is going to be part of essay or it is mere the practice and brainstorming. सेकंड आपने करना ये है कि जब आपने ये कर लिया है कि अच्छा, राइटिंग एवरीथिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड, सेकंड, ब्रेनस्टॉर्म वन एस्पेक्ट एट वन टाइम। मसलन आप पहले कॉजेस के ऊपर फोकस कर लें, फिर आप फैक्ट्स के ऊपर फोकस कर लें, फिर आप सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस कर लें। काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि वो फोकस कर लेते हैं क्या कि भाई एक ही टाइम पे कॉज भी सोच रहे हैं, फैक्ट्स भी सोच रहे हैं और इसी का सॉल्यूशन भी सोच रहे हैं। नो, दिस इज द फ्लॉड मेथड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। Give adequate time to each aspect, and each aspect should be given adequate time at one point in time. Not every aspect should be merged with in any possible and different ways. अच्छा, थर्ड थिंग दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट कि कभी कभार ये भी हो जाता है कि कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा होता,
कि जैसे हमने कहा ना कि जो भी आ रहा है लिख लो, अच्छा कुछ भी ना आए तो फिर हम क्या करें। ऐसी सूरत हाल में ऑलवेज थिंक, मतलब आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद या जितने भी आपको दुरूद तिलावतें याद हैं उनके पढ़ने के बाद फिर आप लेवल्स ऑफ एनालिसिस ध्यान में रख लें। मसलन आपने टॉपिक तो चूज कर लिया है टेररिज्म इन पाकिस्तान, बट यू डोंट हैव एनी आइडिया इन माइंड कि आप क्या लिखें। ऐसी सूरत हाल में यू नीड टू ट्रिगर लेवल्स ऑफ एनालिसिस दैट यू नीड टू रिमेंबर: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, social, cultural, security, ideological, individual, regional, international। ये आपने लेवल्स ऑफ एनालिसिस ध्यान में करें। फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म में आप सोच रहे हैं तो आप फिर देखें इसके पॉलिटिकल कॉजेज क्या हैं। कि we have a very shrinking political space for the dissenting voices. If we do not listen them, they will definitely pick up the gun in order to silence us. Economic causes, yeah, well, the dividends of the states are not properly divided. There is an increasing haves and have nots divide that is basically threatening us all. अच्छा, एक और फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में चीज मतलब सिक्योरिटी में ध्यान में रख लें कि स्टेट्स हार्ड परसूट एंड स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसीज अगेंस्ट एवरी इंडिविजुअल हु इज रिक्वेस्टिंग स्टेट to look into what is the legitimate demand in line with the constitution of Pakistan by majority of the public। तो ये जो है वो चीज जो है वो जहन में रखनी है। सो आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ना उसमें आप यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल दीज टिप्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, और उसके बाद फिर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी होती जाएगी। द स्टेप नंबर 5 इज दैट यू नीड टू ट्रांसलेट योर रफ वर्क इनटू अ फेयर आउटलाइन। मतलब आपने जब ये कर लिया है, टॉपिक सेलेक्ट हो गया, थीसिस स्टेटमेंट हो गया, एस्पेक्ट्स लिख लिए हैं, सब एस्पेक्ट्स आपने इस तरीके से सोच लिए, योर नेक्स्ट जॉब इज टू translate this rough work on the last page into fair work on the first page। अब उसके लिए आपने जो चीजें करनी होगी वो ये हैं। I'm basically telling you everything in a step-by-step manner so that you must have a deeper insight about essay and once and for all insight regarding essay। ये नहीं होता कि आपको रोज रोज ये चीज सीखनी पड़े, no, learn it once and learn it fully। अब उसके लिए आपने ये करना होगा कि पहले प्रायोरिटाइज करें। मसलन आपने 15 कॉजेज, 15 इफेक्ट्स, 15 सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म कर लिए, तो जाहिर सी बात है सारे के सारी बातें तो फेयर आउटलाइन का हिस्सा नहीं बन सकती। यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट फर्स्ट थिंग, जो कि चीज आपने जहन में सोचनी है वो ये है, पहली चीज जो कि आपने जहन में रखनी है वो ये है कि यार आप कितने पैराग्राफ लिख सकते हैं गिवन टाइम फ्रेम में। अब काफी सारे लोग पता है क्या करते हैं, एक बहुत ही लेंदी आउटलाइन लिख लेते हैं 25-28 पैराग्राफ की, लिख कुल वो 12 से 13 पैराग्राफ लेते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट में इस बात को डिस्करेज किया गया है कि भाई आप आउटलाइन में यू प्रॉमिस मोर एंड इन रियल वर्ल्ड यू डू नॉट ऑफर एनीथिंग दैट इज रीजनेबल। कम ऑन, हाउ कम दैट, ये कैसे मुमकिन है। अच्छा, तो पहली चीज आपने ये इंश्योर करनी है कि आपने देखना है कि यार आपकी कैपेसिटी टू राइट विद इन एग्जाम रूम कितनी है, और आपने उस कैपेसिटी के साथ बेसिकली लिखने की कोशिश करनी है। यानी कि उतने आपने जो आर्गुमेंट्स हैं वो वहां से पिक एंड चूज करने। मसलन आप समझते हैं कि आपकी भी मेरी तरह कैपेसिटी टू राइट विद इन एग्जाम रूम इज 16 to 17 पैराग्राफ्स एक्सक्लूडिंग इंट्रो एंड कंक्लूजन। 3 आवर्स के ऐसे में आपको ये 18 पैराग्राफ लिख सकते हैं मेरी तरह। तो अब आपने करना ये कि इतने आपने पैराग्राफ चूज करने, इतने आपने जो हेडर्स हैं या इतने आपने जो सब एस्पेक्ट्स है वो चूज करने। 1 सेकंड स्टेप इज कि आपने उन्हें मार्क कर लेना है कि अच्छा ये मैंने देखें 5-6 आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर ली, इसमें आइडिया नंबर ये जो 5वें नंबर पे मैंने लिखा है ये पहले नंबर पे होना चाहिए। आप इसके आगे नंबर 1 लिख लें, नंबर 2 लिख लें, नंबर 3 लिख लें, एक्सेट्रा, और यूं आप प्रायोरिटाइज कर लें। सेकंड स्टेप फॉर फेयर आउट। तीसरा स्टेप ये है कि ये, अच्छा एक और चीज याद रखें कि जब भी आप रफ पेज पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे ना, तब आपने कोई डिटेल्ड मैनर में कोई भी सब एस्पेक्ट नहीं लिखना। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपने जो भी सब एस्पेक्ट लिख लेना उसे वन वर्ड लिख लेना। मसलन हम आखिरी पेज पे लिख रहे हैं लेट्स से सॉल्यूशंस टू टेररिज्म, हमने लिखा है मिलिट्री कोर्ट्स, हमने लिखा है लेट्स से पॉलिटिकल फ्रीडम, हमने लिखा है कि डिवीजन ऑफ द पूल ऑफ डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज। आपने इतना तफसीली नहीं लिखना द डिवीजन ऑफ द पूल ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट टू द पीपल हु आर ऑलरेडी लेफ्ट ओवर एंड हैव डिस्ग्रंटल्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टेट। नो,
Rough page पे आपने, you should be very smart in writing because you know what you're going to say from this particular debate. So you need to translate this rough work into a fair outline. जब आपने ये काम कर लिया है, ये भी स्टेप आपने कर लिया, अब आप फेयर पेज पे चीजों को लिखने की कोशिश कर रहे हैं. और फेयर पेज के लिए I would tell you these tips to improvise with an exam room. कि आपने करना ये है कि जो अगला जो काम है वो ये है कि फेयर आउटलाइन पे जाएं. फेयर आउटलाइन लिखने के लिए जाएं, ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से आप टॉपिक को लिखें, और जो आपके ऐसे के हेडर्स हैं मेजर, जैसे इंट्रोडक्शन, जैसे थीसिस स्टेटमेंट, जैसे व्हाट इज टेररिज्म, जैसे इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, जैसे सॉल्यूशन, जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं आपके ऐसे के, उनको आप ब्लू मार्कर के साथ लिखें. और फिर जो आपके जो दीगर लिखाई है वो फिर आप अपनी किसी भी जेल पेन के साथ लिखें. आपने करना ये कि इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके नीचे एक सेंटेंस लिख लेना है. कोई कोटेशन भी हो सकती है, कोई जेनरिक भी हो सकता है, और उसके ऊपर आपने यू नीड टू राइट अ कोटेशन. उसके नीचे आपने कोई कोटेशन लिख लेनी है या कोई जनरल रिमार्क लिख लेनी है रेलेवेंट टू द टॉपिक. द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज राइट थीसिस स्टेटमेंट. इंट्रोडक्शन लिखा, उसके नीचे लाइन लिखी, उसके बाद आपने लिखना है क्या, उसके बाद आपने बेसिकली जो चीज़ अगली करनी है वो ये है कि यू नीड टू राइट अ थीसिस स्टेटमेंट. जब वो थीसिस स्टेटमेंट हो जाए तो उसके बाद आपने लिखना है अब अगला एस्पेक्ट्स याद रख लें कि आपने क्वेश्चन फॉर्म में लिखने हैं, और वो एक अच्छी फ्रेजिंग में हो. जैसे आप रफ पेज के ऊपर तो लिख सकते हैं कॉजेस, लेकिन फेयर पेज पे अगर आप वर्ड लिखेंगे ना, कॉजेस, दिस डजंट साउंड गुड, दिस डजंट साउंड दैट यू हैव डन अ सीरियस एफर्ट टू एक्चुअली एलिवेट द लेवल ऑफ योर व्हाट वी से एक्सप्रेशन. आपने सिंपली इसके लिए यार ये कर लेना है कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दिस पर्टिकुलर थिंग, आपने इसे क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है. व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म, what are various implications of this unhindered menace of terrorist violence? What are certain policy prescriptions to nip the evil of terrorism in bud? Your expression must speak of itself. Okay, you are a learned individual. You not only have knowledge, but you have the manner to articulate that very knowledge. नेक्स्ट चीज जो कि आपने करनी है वो ये है कि सब एस्पेक्ट्स आपने फ्रेज फॉर्म में नहीं लिखने, आपने सेंटेंस फॉर्म में लिखने. हाँ, ये है कि काफी लोगों को इसमें दिक्कत होती है कि सर इसमें टाइम बड़ा लग जाता है. आई डू एग्री विद दैट, आई एग्री विद दिस फैक्ट. लेकिन भाइयों, बात ये है कि फ्रेज वाला फॉर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म नहीं है. इन इफेक्टिव गवर्नमेंट ये जो फ्रेज है, दिस डजंट सिग्निफाई एनीथिंग. पता नहीं क्या लिख रहे हैं आप इससे, पता नहीं क्या नहीं लिख रहे हैं आप इससे. सो सेंटेंस फॉर्म इज वेरी क्लियर. आप अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप अभी से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो दिन दूर है जब आप लेट से एक ऐसी स्टेट अचीव कर लेंगे कि विद इन टाइम फ्रेम आप सेंटेंस वाली आउटलाइन लिख लेंगे. अब अगली बात, जब आपने ये लिख लिया कंक्लूजन, उसके बाद कंक्लूजन के बाद आपने लिख लेने हैं कंक्लूडिंग रिमार्क, एक कोट लिख लेने. टाइम मैनेजमेंट क्या हो, द आइडियल टाइम मैनेजमेंट दैट आई वुड रिकमेंड यू एट दिस पॉइंट इन टाइम इज के टेक्निकली अगर हम ऐसे के 3 घंटों की टाइम मैनेजमेंट करें, आई विल डिस्कस दैट लेटर. सिर्फ आउटलाइन मेकिंग की टाइमलाइन होना, वो 40 मिनट में आपने आउटलाइन लिख लेनी है. 5 मिनट में आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, 5 मिनट थीसिस स्टेटमेंट, 10 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग, या 15 से 20 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग, 5-6 मिनट में आपने फेयर आउटलाइन लिख लेनी है, एंड दैट इज इट. 40 मिनट्स आप अभी जहन में रखेंगे तभी आप कोई 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में मुकम्मल करेंगे. Majority, and I would say the reasonable majority, completes outline in 1 hour or 1 hour and 30 minutes or 1 hour and 15 minutes. No, please don't do that. और वो क्यों है उसके भी आपको वजह बता दूं. काफी लोगों को लगता है कि दिस इज Hercules job. I remember कि back in 2017 in August 17 when I started preparation, the first outline that I wrote was in 1 hour and 25 minutes. I still remember. और मैंने लिखा था वो टॉपिक personalized politics in Pakistan, personalization of politics in Pakistan. I realized कि यार अगर इतना टाइम हम आउटलाइन में ही लिखेंगे तो अगला 1.5 घंटा हमारे पास बच जाता है. हम कोई कितने पैराग्राफ लिख लेंगे, अभी तो हमने इंट्रोडक्शन तक नहीं लिखा, बॉडी के पैराग्राफ नहीं लिखे, कंक्लूजन कैसे करेंगे, प्रूफ रीडिंग कैसे करेंगे.
फिर उसके बाद I kept on writing continuously. I would recommend you कि since with the start of November you should be writing at least 3 to 4 outlines per week. सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाए, आराम से आप आउटलाइन लिख लें, and this is something that is going to help you out a lot. अच्छा, जब आपने ये चीज कर ली तो आप देखेंगे कि 1 आवर से आपका टाइम कम होता कोई 50, 45 या इवन आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, आपको वो वर्ड्स बिल्कुल ज़हन में होंगे, एंड योर हैंड्स विल बी रिमेंबरिंग एज वेल एज राइटिंग एवरीथिंग, and there must be a closer connection between your hand and mind when it comes to your essay paper. So it was all about how to write an outline, and this is introductory class of how to write an outline.